व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑन लॉ एज अ करियर। तो लॉ में कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या कॉलेजेस हैं, कितने पैसे लग जाएंगे, कितनी सैलरीज मिल जाती हैं और कैसे एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, जजेस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें एक कंप्लीट वीडियो हम लोग लॉ पे आज डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ जल्दी से लॉ के बारे में जानते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, अगर आपने नहीं बनाया तो देख लो। और सारी वीडियोस इसी चैनल पे आएंगी, दैट इज रजत अरोड़ा टॉक्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि नया चैनल है यार, आपका प्यार चाहिए। चलो आओ शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग लॉ एज अ करियर। तो लॉ एज अ करियर अगर देखें तो सबसे पहले तीन तरीके की अप्रोच यहां पे हो सकती हैं। तीन तरीके की अप्रोच कौन सी होती है? सबसे पहला होता है आफ्टर 12th, दूसरा होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। कुछ बच्चों का आफ्टर ग्रेजुएशन ये चीज आती है कि हाँ मुझे लॉ फील्ड में जाना है। और एक तीसरा होता है आफ्टर 10th, जो बच्चे पहले ही बहुत क्लियर होते हैं कि हाँ हमें लॉ में ही करियर बनाना है। तो अगर आप आफ्टर 10th देखो तो यहां पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है, वो आ जाता है स्ट्रीम सिलेक्शन में। सबसे बड़ा बेनिफिट स्ट्रीम सिलेक्शन में आ जाता है। ऑल्दो अगर आप आफ्टर 12th करते हो तो लॉ को फेवर करने वाली या कुछ करने वाली ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है, बट अगर आप आफ्टर 10th ले लेते हो तो वहां पे आपको ह्यूमैनिटीज ले लेना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है इन लॉ करियर। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करते हैं। ऑल्दो हमने पहले भी पढ़ी होती है सिविक्स वगैरह, बट अगर आप 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको काफी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं और आपको काफी हेल्प करता है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में और आपका नॉलेज काफी वाइड हो जाता है। तो अगर आप आफ्टर 10th ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको लॉ में जाना है, ऑल्दो आप कॉमर्स भी ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो, बट आपको क्या बेनिफिशियल रहेगा, वो रहेगा ह्यूमैनिटीज। तो आपको ह्यूमैनिटीज से ही आगे काम करना चाहिए। चलो इस सेगमेंट को मैं अगर हटा दूं, फिर आफ्टर 12th अगर हम देखें तो आफ्टर 12th अगर आपको डायरेक्टली लॉ एज अ करियर देखना है तो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 5 ईयर कोर्स, जिसमें आप हर स्ट्रीम से जा सकते हो। अगर आपने ह्यूमैनिटीज से करा है तो BA LLB होता है, अगर आपने साइंस से करा है तो BSc LLB होता है, अगर आपने कॉमर्स से करा है तो BCom LLB होता है और BBA LLB भी होता है। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग इंटीग्रेटेड कोर्स आफ्टर 12th 5 साल का होता है, इसमें आपका 1 साल बच जाता है। और अगर आफ्टर ग्रेजुएशन देखें तो इसमें आपके 6 इयर्स लगेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन पहले 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर 3 साल की LLB करनी पड़ेगी, यानी 12th करो, 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर LLB। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो रास्ता है, रूट है कि आफ्टर 10th क्या, आफ्टर 12th क्या, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या। यहाँ 6 साल, यहाँ 5 साल, यहाँ तो अभी आप 10th ही कर रहे हो। इसके बाद क्या होता है, LLB के बाद, ये LLB के बाद अगर आपको मास्टर्स करनी है तो फिर आप LLM के लिए जाते हो, वो आपको इसके बाद भी करना पड़ेगा। तो ये एक करियर का अगर हम देखें तो काफी लॉन्ग प्रोसेस है, अगर देखें तो काफी टाइम लगता है, बट उतना ही वर्दी भी है। क्या क्या करियर ऑप्शन है लॉ में? अगर हम लॉ की बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर ये हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यू कैन वर्क एज एन एडवोकेट। अगर हम एडवोकेट लॉयर आप बन सकते हो, आप अगर चाहो तो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हो। कॉर्पोरेट लॉयर आपने सुना होगा, जो कंपनीज की जनरल केसेस मैनेज करते हैं, कंपनीज का सारा पेपर वर्क, कंपनीज के सारे केसेस, कंपनी को लीगल कोई आपकी एडवाइस चाहिए तो वो सब कॉर्पोरेट लॉयर्स का काम है। प्रैक्टिस आप कॉमन टू ऑल हो, आपको कोई भी अप्रोच करके अपना काम करवा सकता है। तो एज अ लॉयर आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, प्रैक्टिशनर या फिर कॉर्पोरेट लॉयर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास एज अ एडवोकेट लॉ में करियर पहला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जज की, जो सबसे ऊपर ही टॉप मोस्ट हमारा प्लेस है। जुडिशरी तो सबसे ऊपर है कंट्री में। तो जुडिशरी में हमारे पास जज के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका एडवोकेट होना ज़रूरी है, आपका एक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। उसके बाद अलग अलग स्टेट में अलग अलग जुडिशियल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं PSC के द्वारा। PSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, और वहाँ से फिर आपका एज अ जज आप लोग पहुँच सकते हो इस पोस्ट तक।
इसके अंदर बेसिक क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन, आपके पास एक एडवोकेट यानी कि आप एटलीस्ट लॉ डिग्री होनी चाहिए, आपके पास LLB होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद आपके 3 एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम तो 2 ही होते हैं, पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद फिर आपका वाइवा इंटरव्यू हो जाता है। तो ये हमारा जज का क्राइटेरिया है। अब जज के क्राइटेरिया में आप लोग 4 जगह, देखो सबसे पहले होता है एंट्री लेवल, तो उसमें हम लोग बोलते हैं सिविल जज या फिर मजिस्ट्रेट। तो सिविल जज या मजिस्ट्रेट में बेसिक स्टार्टिंग है सिर्फ आपका इंडियन सिटीजन और ये होना जरूरी है, और आपका जो भी एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए एज अ सिविल जज सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो अपॉइंट कर लेता है, इसका ऊपर इसका प्रमोशन हो जाता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज में पहुंच जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपको वही बेसिक कंडीशंस तो है ही, उनके साथ 7 ईयर एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी अब एक्सपीरियंस ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज बनना है तो जो बेसिक कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस क्या है जी? बेसिक कंडीशंस है हमारी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है यहाँ से। ये बेसिक 3 कंडीशंस हैं, तो आप नोट करके चलना सारी चीजें क्या क्या है। सिविल जज, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद जब और प्रमोट हो गए आप लोग तो फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के लिए क्या है जी? ये सारी बेसिक चीजें प्लस 10 ईयर एडवोकेट का एक्सपीरियंस हाई कोर्ट में, 10 ईयर एडवोकेट एक्सपीरियंस हाई कोर्ट में चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज में जाने के लिए फिर 10 ईयर हाई कोर्ट या तो एडवोकेट एक्सपीरियंस, हाई कोर्ट का एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 साल का हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज रहा हुआ है कोई इंडिविजुअल फॉर 5 इयर्स, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो हमारे पास जजेस के लिए ये हिसाब किताब रहता है। सबसे पहले ऑप्शन आपके पास एडवोकेट ही है, उसके बाद जज, मतलब जज पे पहुंचने के लिए एडवोकेट होना तो जरूरी है। उसके बाद फिर एक तीसरा ऑप्शन आता है, वो आता है लीगल जर्नलिस्ट। लीगल जर्नलिस्ट कौन हो जाते हैं? हमारे लीगल एडवाइजर्स भी होते हैं और ये सारी चीजें बताते हैं, ये हेल्प करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, लिखते हैं। लीगल जर्नलिस्ट जो लीगल मैगजीन्स लिखते हैं, लीगल आर्टिकल्स लिखते हैं, लीगल बुक्स लिखते हैं, लीगल जर्नलिस्ट, लीगल ऑथर्स में चले जाते हैं वो लोग, ये भी एक ऑप्शन रहता है। फोर्थ रहता है लॉ प्रोफेसर। लॉ प्रोफेसर के लिए आपको PhD करनी पड़ती है हमारी इसी लॉ स्ट्रीम में, तो आप लॉ पढ़ा भी सकते हो। ये हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन रहता है। तो ये हमारे पास बेसिक करियर ऑप्शंस हैं। अदर देन दिस भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं, बट ये हमारे सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस रहते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब 1 बाय 1 चीज़ों को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं लॉ आफ्टर 10th या लॉ आफ्टर 12th, तो देखो मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी। अगर आप आफ्टर 10th जाते हो तो वहाँ पे आपका स्ट्रीम मैटर करता है, आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के साथ जाओ, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप आफ्टर 12th जा रहे हो तो उस सिनेरियो में फिर स्ट्रीम मैटर नहीं करता, फिर तो आपका इंटरेस्ट मैटर करता है कि अगर लॉ में आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी फॉर लॉ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई हो। एक बार फिर भी आप लोग डिटेल के लिए गूगल पे आपको एक बेसिक क्राइटेरिया मैंने बता दिया, इनको इन डिटेल भी आप सर्च कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो आफ्टर 12th अगर हम बात करें, अगर मुझे आफ्टर 12th लॉ करनी है तो आफ्टर 12th लॉ करने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कर सकता हूं, या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंडिया में करंटली 23 NLUs हैं। NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। तो हर बच्चा पहला उसका मकसद होना चाहिए कि वो NLUs के लिए जाए, लेकिन अगर NLUs में नहीं सीट मिल रही तो फिर आप जा सकते हो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो NLUs में जितने भी NLUs हैं वो करंटली हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड ही ऑफर करती हैं, मतलब कि आफ्टर 12th आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड NLU से हो सकता है। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो आफ्टर 12th वही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग एग्जाम्स लेती हैं इंटीग्रेटेड के लिए, या आफ्टर ग्रेजुएशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास। तो अगर आप NLUs में जा रहे हो, इंटीग्रेटेड में जा रहे हो, तो वही अगर आपने कहाँ से करा है, कॉमर्स से, तो आपके पास BBA BCom LLB, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ से BA LLB, अगर आपने साइंस से तो BSc LLB, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स NLUs में अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं NLUs के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा फेमस, पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है वो क्लैट का एग्जामिनेशन होता है। क्लैट के बारे में आपने सुना ही होगा। क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम 22 NLUs के लिए रखता है, और NLU दिल्ली के लिए AILET हमारा अलग से सेपरेट एग्जाम रहता है। तो अगर आपको NLU दिल्ली में ही जाना है तो फिर आपको ये AILET वाला एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए देखना है, अदर NLUs के लिए देखना है, तो फिर क्लैट का एग्जाम है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे अदर लॉ स्कूल्स के अदर एग्जाम्स भी होते हैं। क्लैट पे मैं अभी डिटेल पे डिस्कशन करूंगा। अदर देन दिस, ये तो हमारे NLUs के एग्जाम्स हो गए, क्लैट हो गया, AILET हो गया।
इसके बाद कुछ और अच्छे स्कूल्स भी हैं, अच्छी लॉ स्कूल्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें उतना ही इक्वल पैकेज मिल रहा है, उतना ही अच्छा स्कोप है, उतना ही अच्छा विजन है। क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके अंदर? देखो हमारे पास एक SET होता है जो 2018 के बाद, आई गेस, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द ईयर, 18 या 17, 18 में आई थिंक वो SLAT हो गया था। यानी कि जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है पूना में, नोएडा में, बेसिक हम लोग पूना के लिए बात करते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पूना के लिए SLAT एग्जाम होता है अब। पहले ये SET होता था, तो अगर आपको कोई SET बता रहा है तो वो SLAT ही है। उसके बाद अगर हम और देखें, कई और लॉ स्कूल्स के लिए अलग अलग स्टेट्स में कुछ LSAT होता है, अलग अलग स्टेट्स के लिए होता है ये LSAT। LSAT के बाद AIL काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपको लॉ में जाना है। इसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के लिए आप जा सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आप लॉ के लिए जा सकते हो। फिर हम लोग अगर बात करते हैं तो ये सारे अब स्टेट वाइज आ जाते हैं, ये हमारे स्टेट वाइज एंट्रेंस हो जाते हैं। अगर हम स्टेट वाइज एंट्रेंस की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का PULLB, उसके बाद CET आंध्र प्रदेश लॉ CET, MHCED महाराष्ट्र का, और CEE काफ़ी पॉपुलर है हमारा ये केरला का। तो ये कुछ स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। बट जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे प्रॉमिसिंग है वो आपका वही क्लैट और AILET, और जो स्टार्टिंग में सिम्बायोसिस का लिखा था मैंने, क्राइस्ट का लिखा था, ये सभी हमारे बढ़िया एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन अब दे रही हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम्स अब हो चुके हैं, मतलब ऑब्लिगेटरी हो चुके हैं। इस साल तो कोविड की वजह से अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बट होते जा रहे हैं, तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले वही DU के लिए DU LLB का एग्जाम होता है। BHU बहुत पॉपुलर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में भी एक बार अच्छे से देख लेना। BHU UET का एग्जाम होता है। फिर LSAT, ये मैंने उधर भी लिखा था, ये हमारा 85 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में एप्लीकेबल होता है। LSAT का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो वहां से आपको 85 प्राइवेट कॉलेजेस में एलिजिबिलिटी मिलती है। ये कम ज़्यादा होता रहता है, आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको लेटेस्ट डिटेल मिल जाता है। MHCED वही महाराष्ट्र के लिए होता है, और PULLB वही पंजाब यूनिवर्सिटी, वो हमारा इधर भी एप्लीकेबल है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए भी, और ये 3 ईयर के लिए मैंने बेसिकली लिखे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। मतलब कि ये वाले जो मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लिखे हैं ये आफ्टर ग्रेजुएशन वाले लिख दिए हैं, और आफ्टर 12 तो मैंने लिख ही दिया। ये सारे इनिशियल हमारे NLUs के लिए हो गए, उसके बाद हमारे अदर कॉलेजेस के लिए हो गए। तो ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले सकते हो, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे मुझे और आगे अगर चलना है तो ये सब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ये एंट्रेंस एग्जाम्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो, ये ले सकते हो आप, ये ले सकते हो। अब चलते हैं और आगे। अगर हम और आगे चलें तो हमारे पास आता है क्लैट। लेट्स टॉक अबाउट क्लैट। क्लैट जो हमारा एग्जामिनेशन है वो यूजुअली मई में कंडक्ट होता था, हर साल मई में कंडक्ट होता था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको सही गाइड करना चाहता हूँ तो इसकी प्रिपरेशन के लिए 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि यार क्लैट 2 महीने 3 महीने प्रिपेयर होगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर आपने 12th करा है और आपको क्लैट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, आप देना चाहते हो, तो अपने पैसे और समय व्यर्थ मत करना, ड्रॉप करके फिर क्लैट की प्रिपरेशन करना। या फिर 12th के साथ ही, अगर आपका पहले से क्लियर है विजन कि हाँ मुझे लॉयर ही बनना है, तो 12th के साथ साथ ही क्लैट की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो क्लैट से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों ने मेरे से पूछे थे, मैंने वो सब आंसर करे, जैसे मैंने CA में आंसर करे थे। तो क्लैट में हमारे पास क्या क्या होता है? सबसे पहला व्हेन टू प्रिपेयर, कब प्रिपेयर करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो ड्यूरिंग 12th या फिर आप 1 साल ड्रॉप आउट लेके तब कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? देखो यार 150 सवाल आते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, 120 मिनट्स पेपर पेन एग्जामिनेशन होता था आज तक। अब कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन होने लग जाए, तो हाँ वी डोंट नो, इस साल तो अभी तक कुछ भी पता नहीं लग रहा है, बट स्टिल अभी तक जो एग्जाम होता आ रहा है वो वही रिटन एग्जामिनेशन होता आ रहा है। 150 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट मिलते हैं। हर पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए फुल मार्क्स और नेगेटिव के लिए -0.25 हमारा डिडक्ट हो जाता है। ठीक है जी। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि वही मैथमेटिक्स इसके अंदर थोड़ा सा आता है, जो कि एक बेसिक मैथ्स होता है। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट भी हो तब भी आप लोग इसको कर लोगे अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करोगे। तो पहला वही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फिर लीगल रीजनिंग आता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग आता है। दो प्रकार की रीजनिंग है, लीगल और हमारी लॉजिकल। इंग्लिश आता है जिसमें वही कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल, बहुत आसान सा होता है ये इंग्लिश वाला पार्ट। और करंट अफेयर जिसमें एटलीस्ट पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आपको परफेक्ट होने चाहिए। तो अब देखो ना, एक साल के करंट अफेयर्स 2 महीने में तो नहीं हो पाएगा, तो इसमें टाइम लगता है। तो जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम एवरेज फीस की बात करें एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, 5 ईयर प्रोग्राम की, तो वो 2 से 15 लाख के बीच में वेरी करता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, अलग अलग लॉ स्कूल्स के हिसाब से अलग अलग फीस है। तो मैंने पीछे आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बताई थी, मैं इसमें भी बताने वाला हूँ आपको टॉप लॉ स्कूल्स। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके आप इनकी फीस वगैरह चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 lakhs एंडिंग एट 15 lakhs, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके बाद हमारे पास टॉप लॉ स्कूल्स कौन कौन से हैं अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने स्टार्टिंग के इनिशियल 8 जो सबसे ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, या रैंकिंग ऊपर नीचे होता रहता है, बट जो ठीक है, जो बढ़िया है, सबसे पॉपुलर टॉप 3 तो आपको पता ही होगा। NLSIU बैंगलोर, NLU दिल्ली और NALSAR हैदराबाद। नलसार ये बेसिकली NLU हैदराबाद बोल सकते हो आप इसको। सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा जो लोग चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो, इन 3 में चाहते हैं। तो इन 3 के लिए जाओ अगर आप कर सकते हो, और डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये 3। उसके बाद IIT खड़गपुर, NLIU भोपाल, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, पहली बात कर चुका हूँ मैं इस बारे में, NLU जोधपुर, MET लॉ स्कूल दिल्ली। अदर देन दिस देखो यार, 23 लॉ स्कूल्स हैं, 23 NLUs हैं, 23 NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उनमें भी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, 10 से 12 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं, बट जो उसके बाद की है ना, वो काफ़ी बाद स्टैब्लिश हुई हैं, और दे आर येट टू प्रूव देयर वर्थ। उनका वर्थ अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो अगर NLU आपको नहीं भी मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है और बहुत बेकार मिल रहा है, तो यार उससे अच्छा है किसी और कॉलेज में चले जाओ। मतलब कि NLU तभी लेना अगर वो एक प्रॉमिसिंग NLU है, नहीं तो उसमें मत जाना। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे NLUs अभी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक अपना वो प्लेसमेंट क्राइटेरिया और ये सब प्रूव नहीं करा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो मैंने इसके अंदर मेनली एडवोकेट्स और जजेस की सैलरी कवर करी है कि आप इतना कमा सकते हो। अगर हम सैलरी की बात करें तो एज अ एडवोकेट जब शुरुआत होती है तो 6 लाख 7 लाख रुपीज़ पर एनम से 20 लाख रुपीज़ पर एनम तक चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किल कैसा है, आपकी जो इंटर्नशिप हुई है ड्यूरिंग लॉ, जो आपने मूट कोर्ट में प्रैक्टिस करी है, आपकी डिबेट की पावर कैसी है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, आपका कमांड ऑन लैंग्वेज कैसा है। क्योंकि लॉ एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके अंदर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे होता है रादर देन थ्योरी। याद तो करने पड़ेंगे सारे सेक्शंस, लेकिन वो सेक्शंस को आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। तो लॉ में आपका अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है, आपकी कमांड ऑन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम अगर एक्सपीरियंस के बाद बात करें तो 25 से 50 लाख रुपए। और यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, एडवोकेट्स, लॉयर्स, इनका यार बहुत सैलरीज हैं यार, जो एक्सपीरियंस होने के बाद इतना एक एक हियरिंग के बहुत पैसे मांगते हैं। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैंने खुद LLB इसीलिए की थी, बट वही है ना, कई सिनारियो अब आप लोग को बताने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से, जबकि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मेरा डिसाइड हुआ था कि मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने पहले BCom किया था, BCom के बाद LLB करा। चलो वो सारी डिस्कशन फिर कभी करेंगे जब मैं अपनी बात करूंगा, आज LLB की बात कर रहा हूँ। तो सैलरीज की बात हो गई है। अगर आप सैलरीज में जा रहे हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें तो आपके ऊपर है कि आप कितना काम कर रहे हो। एज अ जज अगर हम बात करें तो एज अ जज अगर स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में देखें तो जो हमारे वही सिविल जजेस की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर जज की 50,000 पर मंथ के आसपास से शुरू हो जाती है, सीनियर जज की 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब तक। उसके बाद हाई कोर्ट्स के जजेस की अगर बात करूं तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरीज रहती हैं, पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी रह रही है। 2 से 3 वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। ये हमारा एक बेसिक सैलरी वाला एलिमेंट है जो आपको हमेशा रहता है कि क्या सैलरीज रहती है। बट यही है कि अगर आपको जज बनना है तो उसका रास्ता एडवोकेट से ही होके गुजरेगा। तो सबसे पहले आपको LLB, LLM, उसके बाद आप जजेस के बारे में सोच सकते हो। तो यार बहुत ही अच्छा, मतलब मैं इस स्ट्रीम को पर्सनली बहुत अच्छा बोलता हूँ। CA में मैंने आपको बताया था जितनी चीज़ें हमने कवर करी थी। अच्छा, स्क्रीनशॉट्स ले लो पहले, फिर हम डिस्कशन करते हैं। ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। इसके बाद अगर आपको टॉप लॉ स्कूल्स का लेना है तो ये ले लो।
उसके बाद सैलरी वगैरह तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। बाकी ये चीज़ें वेरी करती हैं, सैलरी वगैरह तो नॉलेज के ऊपर, बाकी सिचुएशंस के ऊपर वेरी करता है। बट द थिंग इज़ कि लॉ एज अ करियर एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है। मतलब मैंने खुद कुछ सोच के ही करा होगा ना यार, तभी तुम लोग को बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सब के ऊपर डिस्कशंस अपने बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ होता है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड नहीं हो तो हो जाओ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो ये हो गया जी हमारा कंप्लीट लॉ एज अ करियर। इसके बाद आप लोग सबसे पहले कौन सा ऑप्शन जानना चाहते हो इसका कमेंट सेक्शन में बताना। और इसमें भी अगर आपको कुछ और डाउट रह गया है इन लॉ तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ आपस में भी आपको हेल्प कर देंगे लोग जिन्हें पता होगा, प्लस मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें कवर कर दूं। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन रखेंगे, जो मेरे पास जो अभी स्क्रिप्टिंग है, जो चीज़ें मैं बना पा रहा हूँ, वो ग्रेजुएशन हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, वो सब आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो 20-25 मिनट में बन रहा है बट अल्टीमेटली इसके पीछे का जो हार्डवर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसका एटलीस्ट उसके बदले में एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना जिन्हें लॉ के बारे में जानकारी चाहिए थी। और बहुत जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।